हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं तरुणा भारद्वाज अब आपको कराऊंगी ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सभी एग्जाम में मिलने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक बार पूछे गए वो दोबारा कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, आज वही हम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में शेयर करेंगे। अपने दोस्तों को बुलाकर सभी के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास को स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। इनमें से गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है बच्चों जिसमें रिवर से, भारत की रिवर से, माउंटेन से, प्लेट्यूज से क्वेश्चन ना आते हों। तो जितने भी रिवर से क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको आज की क्लास में करवा रही हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताइए, सभी आंसर जरूर करें। जब क्लास रिकॉर्ड हो जाती है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है। तो बच्चों, जो गंगा की सहायक नदी है वो है सोन। कौन सी सहायक नदी है गंगा की? सोन गंगा की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक पठार से। कहां से? अमरकंटक पठार से निकलती है, एमपी से, और जाकर मिलती है ये आपकी गंगा में। तो ये गंगा की सहायक नदी है। इसका ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत की ऐसी नदी बताओ जिसका ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थान तो दक्षिण में हो और वो उत्तर की तरफ फ्लो करती हो। तो ये क्या करती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर दिशा की तरफ जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी तो खुद एक अलग नदी है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और व्यास सिंधु की सहायक नदी है। और इनमें से सोन नदी है गंगा की सहायक नदी। सहायक नदियां बच्चों हम किसको कहते हैं? जो कि छोटी छोटी नदियां बड़ी बड़ी नदियों में मिलने के बाद समुद्र में गिरती हैं। इनका ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थान तो अलग होता है, लेकिन ये बड़ी नदियों में मिलने के बाद समुद्र में गिरती हैं। इनका मुहाना नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो बच्चों एक बात याद रखना, भारत जितने भी आपके जीडी एग्जाम है उसमें मैंने जनसंख्या, पॉपुलेशन वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर देखा है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका डेटा चेंज होता है। तो अभी तो 2001 में जनगणना हुई आपकी, फिर 11 में हुई थी, 21 वाली हुई नहीं है आपकी। तो आपको अभी 21 वाला जो 2011 का जो डेटा है वो अभी आपको याद रखना है। अगर करंट का पूछ लें वर्तमान में तो आपको वो अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, और आप अपडेट रहेंगे हमारे साथ राइज स्मार्ट हिंदी पर। तो बताइए किस 2011 के अनुसार बता रही हूँ मैं आपको। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। आप देखिए, भारत की ऊंची चोटी एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार। भारत के एग्जाम में जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, उसको लेकर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद भारत की ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो स्वतंत्र भारत की है, जिसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। फिर बात करते हैं दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी बताइए कौन सी है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कहां पर है? पश्चिमी घाट पर है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, बताइए आंसर जल्दी से, अनाईमुडी। ठीक है बच्चों, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये है वेस्टर्न घाट। कहां से लेकर? ये गुजरात से लेकर फैला हुआ है कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। ये पर्वत जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सहयाद्री भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सहयाद्री भी बोलते हैं, और इसको हम पश्चिमी घाट पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, तो या पश्चिमी घाट पर्वत की या सहयाद्री की सबसे ऊंची चोटी आप बताएंगे तो वो आ जाएगा आपका अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। और ये ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका पश्चिमी घाट है या सहयाद्री है, ये दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत भी है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा और ऊंचा पर्वत बताइए। तो सबसे लंबा और जो ऊंचा पर्वत है दक्षिण भारत का वो है आपका पश्चिमी घाट। इसकी ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर यूएनडीपी? तो बताइए कौन सा। कमेंट जरूर करें। क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप कमेंट में भी हमारे साथ कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हैं। हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बताइए जो विश्व विकास रिपोर्ट है, देखिए आपने देखा होगा कि भारत विकासशील है और जापान विकसित है, डेवलप है, कोई प्रोग्रेसिव है। इस तरह से जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हमने कैटेगरीज में बांटा हुआ है कि ये किस स्टेट में है। तो इसी तरह से जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करेगा तो वो करता है बच्चों विश्व बैंक। ये सभी आए हुए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जीडी एग्जाम में मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसका संगठन कहाँ पर है? इसका संगठन है वाशिंगटन डीसी में। इसका संगठन वाशिंगटन में है और ये जितने भी पूरे के पूरे कंट्रीज हैं उनका पूरा जो आय का डेटा है सब कुछ रखता है और उसी के आधार पर ये बांटता है जितने भी विश्व के देश हैं, जितने भी विश्व की कंट्रीज हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में। कोई प्रोग्रेसिव है, कोई डेवलप्ड है, कोई अभी पिछड़ी अवस्था में है, कोई विकास की ओर अग्रसर है। हमें कैसे पता चलता है? बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आय कितनी है, स्वास्थ्य कैसा है, हैप्पीनेस कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, शिक्षा कितनी है। तो ये सारे पैरामीटर्स के बेस पे हम बात करते हैं कि कौन देश किस कैटेगरी में आता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना जो भी विश्व विकास रिपोर्ट है हर देश की वो प्रकाशित करता है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वही विश्व बैंक जिसने क्या करवाया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी जल विवाद था उसका समझौता करवाया 1960 में। विश्व बैंक ने वही करवाया। तो जितने भी डिस्प्यूट है उसको भी लेकर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द फेमस शिव समुद्रम फॉल्स? आप जानते हैं जितनी भी नदियां हैं, नदियां बहुत सारी चीजों का निर्माण भी करती हैं और विनाश भी करती हैं। नदियां पर्वतों पर यू आकार की घाटी भी वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली भी बनाती हैं। यू आकार की घाटी तो ग्लेशियर, हिमनद बनाते हैं। और लेकिन जैसे ही नदी जब पर्वतों पर बहती है तो क्या होता है? नदी पर्वतों को इजीली काट देती है, आराम से काट देती है। लेकिन जब कठोर चट्टान, कोई सॉलिड रॉक्स कोई पर्वत के रास्ते में आ जाता है तो ये चट्टान नहीं कट पाती, बल्कि जो नदी का जल है वो अधिक ऊंचाई से गिरने लगता है। जब नदी का जल अधिक ऊंचाई से गिरने लगेगा इसको हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। तो बहुत सारी नदियां हैं जो अच्छे अच्छे वाटरफॉल बनाती हैं। तो आप बताइए कौन सा वाटरफॉल शिव समुद्रम, कौन सी नदी शिव समुद्रम वाटरफॉल बनाती है? तो इसका आंसर है बच्चों कावेरी। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कमेंट करके आप बताएंगे। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? संगई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? आप देखेंगे अगर जीडी एग्जाम के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप नोट करेंगे। देखिए क्लासिकल डांस तो पूछते हैं, एक तो क्लासिकल डांस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दूसरा जो फेस्टिवल्स हैं जितने भी स्टेट में। भारत आप जानते हैं विभिन्नताओं का देश है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और आपका नेशनल पार्क, तो फेस्टिवल आप जरूर याद कर लेगा और फेस्टिवल के साथ साथ आप नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और आपके जो क्लासिकल डांस है वो भी और फेस्टिवल्स भी और पॉपुलेशन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं है जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए और फेस्टिवल्स, क्लासिकल डांस, नेशनल पार्क में से आपके एग्जाम में ना आया हुआ हो। तो इन टॉपिक्स को, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको याद जरूर कर लेना। देखिए सेम तो नहीं आएगा पर इससे आपको ये पता चलता है कि इस तरह के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको पूरी तरह से पूरा याद करना है। सफलता की कोई सीढ़ी नहीं होती है बच्चों, शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखिए पूरी ज्योग्राफी तो आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, जो आपके एग्जाम में जो टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपको पूरे करने हैं। तो बताइए बच्चों संगई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका मणिपुर राज्य में। कौन से राज्य में? मणिपुर स्टेट में संगई त्योहार मनाया जाता है नवंबर के महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिणी गंगा के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है गंगा और ये बहती है 3 देशों में। कहाँ कहाँ पर? सॉरी 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश में, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। उत्तराखंड में भागीरथी, देवप्रयाग में इसका नाम आ जाएगा गंगा। ठीक है,
बांग्लादेश में इसका नाम होता है पद्मा। तो आप बताइए किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है और क्यों, ये भी आप याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, क्योंकि जो कावेरी नदी है आपको पता ही है, जितनी भी भारत की नदियां हैं बच्चों वो 2 भागों में बटी हुई है। भारत की नदियों को हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। क्यों बांट दिया, उद्गम स्थान के आधार पर, ओरिजिन के बेस पर। नदियां कहाँ से निकलती हैं, ये हमारा भारत का मैप है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, ये हमारा भारत का मैप है। तो जो कुछ नदियां हैं वो तो निकलती हैं हिमालय पर्वत से, और कुछ नदियां निकलती हैं जो दक्षिण भारत के पर्वत पठार हैं वहां से। तो जो नदी आपकी निकलती है हिमालय पर्वत से तो उसको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर या फिर उत्तर भारत की नदियां। और जो निकलती हैं आपकी अरावली, पश्चिमी घाट पर्वत, छोटा नागपुर, अमरकंटक, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पूर्वी घाट, इन पर्वतों से जो निकलती हैं नदियां उनको हम बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां। अब आप ये भी जानते हैं बच्चों की जो उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तर भारत के जो हिमालय हैं उस पर ग्लेशियर, बर्फ बहुत जाता है। तो जो ग्लेशियर है वो पूरे साल भर मेल्ट होता है और पूरे साल भर उसमें पानी रहता है। तो उत्तर भारत की सभी नदियां सदाबहार हैं, एवरग्रीन है, लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं मौसमी है, सीजनल है, ये कभी कभी सूख जाती है। जितनी भी दक्षिण भारत में नदियां हैं वो सूख जाती है, मौसमी नदी है, मौसम के अकॉर्डिंग। अगस्त में इसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, बाकी दिनों में सूख जाती है, लेकिन अपवाद तो बच्चों होते ही हैं। तो वहीं से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया। तो कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण भारत में हमेशा सदाबहार है, वो कभी नहीं सूखती, तो इसलिए इसको सदा नीरा भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस नदी को सदा नीरा कहते हैं, तो कावेरी नदी को आप सदा नीरा भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सदा पानी रहता है। और दक्षिण की गंगा है क्योंकि गंगा सदाबहार है और दक्षिण की गंगा है आपका कावेरी। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी आ जाए कि क्यों दक्षिण भारत में कावेरी नदी सदाबहार क्यों है, बाकी तो सूख जाती हैं, तो इसका बच्चों ये है इसका आंसर, क्योंकि जो कावेरी नदी है ये निकलती है कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिला है और उसमें ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहां से निकलती है और यहाँ पर ये गिर जाएगी। तो जब आता हुआ मानसून जब भारत में मानसून एंट्री करेगा तब भी इससे वर्षा प्राप्त होती है, इसको वर्षा से जल प्राप्त होता है। और अक्टूबर नवंबर में जब लौटता हुआ मानसून है इस नदी को, तब भी लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा की प्राप्ति होती है। तो इसमें पूरे साल भर पानी बना रहता है। फिर इसकी लंबाई भी बहुत ज्यादा नहीं है और दूसरा एक कोस्टल स्टेट के आसपास भी है। और भारत में मानसून एंट्री कर रहा है तब भी ये बारिश का पानी प्राप्त करती है। जब भारत में मानसून लौटता है, जानती है ना आप, लौटता हुआ मानसून का टाइम क्या है, अक्टूबर नवंबर। और लौटते हुए मानसून के द्वारा भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त होती है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, कोरोमंडल तट पर जो सर्दियों में बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों तरह के मानसून से, लौटते हुए मानसून से और अंदर आते हुए मानसून से, दोनों से ही वर्षा प्राप्त करती है। इसीलिए कावेरी दक्षिण भारत की सदाबहार नदी है और इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर डैम इज बुल्ट ऑन विच रिवर? आप जानते हैं जो डैम है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, क्योंकि जो ये हमारे डैम है इससे हम क्या करते हैं, सिंचाई, इरिगेशन के लिए नहरें निकालते हैं, हम पर्यटन के लिए हम टूरिस्ट प्लेस तैयार करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम यहीं से होता है। तो ये भी हमारी एक लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? कमेंट बॉक्स में बच्चे जरूर कमेंट करेंगे। और इसका आंसर बच्चों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में, कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार की साक्षरता दर सर्वाधिक है, इसमें से किस राज्य की? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। इनमें से किस स्टेट में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता है? तो आप देखिए बच्चों, एक बात तो याद रखना आप, जो पॉपुलेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फसल उत्पादन है, आयात निर्यात है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं ज्योग्राफी के जिनका डेटा थोड़ा चेंज हो जाता है, पर इतनी जल्दी भी चेंज नहीं होता, समय लगता है, लेकिन फिर भी आपको याद तो करना ही है, आपको अपडेट तो रहना ही है। तो बताइए सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा हमें बच्चे कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने बच्चे क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर सभी याद रखेंगे, इसका सही आंसर है केरल। केरल में क्या होता है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भूमि और
संवहनीय पवन के कारण उत्पन्न होती है। तो भूमि और संवहनीय पवन किसके कारण उत्पन्न होती हैं, आपको ये आंसर बताना है। संवहन के द्वारा, जलवायु अनुकूलन, विकिरण या फिर चक्रवात। लैंड एंड कन्वेक्टिव विंड्स अराइज ड्यू टू, किस वजह से संवहनीय धाराओं की या संवहनीय पवन की उत्पत्ति होती है। चलिए एक बार बताइए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात तो संवहनीय पवन हम कहते किसको है, संवहनीय धारा हम कहते किसको है। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखिए होता क्या है, ये है आपकी मान लीजिए भूमध्य रेखा, ये क्या है आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर है ये, और यहाँ पर सूर्य किरणें हमेशा सीधी पड़ती है। जिस भी क्षेत्र में सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर हर रोज जलवाष्प जरूर बनेगा। जहाँ भी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो जलवाष्प में बदलकर ऊपर उठेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जलवाष्प बहुत ज़्यादा बनती है, और आप सभी ने जलवाष्प वाटर वेपर बहुत अच्छे से देखी होगी। जब भी वो बनती है ऊपर उठती है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी जलवाष्प बनती है उसके साथ बाकी वायु भी ऊपर उठती है। तो जो वायु लगातार इस तरह से ऊपर उठती रहे उसको हम बोलते हैं संवहनीय धारा। तो सबसे ज़्यादा जो संवहनीय धारा है वो हमें मिलती है भूमध्य रेखा पर, और इसी वजह से जो संवहनीय धाराएं ऐसे ऊपर उठती हैं उसी वजह से क्या होता है, हर रोज बारिश भी होती है संवहनीय धाराओं के द्वारा। उसको हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। तो जो जलवाष्प के रूप में या पवन नहीं, जितनी भी गैसें हैं और जलवाष्प के साथ मिलकर जब वो ऊपर उठे, संवहनीय धारा उसके द्वारा होने वाली वर्षा संवहनीय वर्षा होगी। ये मिलेगी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर। हर रोज 2 बजे के बाद संवहनीय वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर। तो इसका आंसर है भूमि या संवहनीय। कन्वेक्टिव जो हमारी पवन है वो संवहन के द्वारा ऊपर उठेंगी, उसी से नाम आया है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, संवहन ऊपर उठना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो बताइए, भारत में आप जानते हैं जो यूनेस्को है वो जितनी भी पूरे किसी भी देश में कुछ ऐसी संपत्ति हैं, कुछ ऐसी विरासत हैं जिस पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर, तो उसको हम किस में रख देते हैं, विश्व विरासत स्थल में, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में हम उसको रख देते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज में सबसे पहला कौन सा था, तो इसमें जो शहर है सबसे पहला शहर कौन सा है, तो वो है आपका गुजरात का अहमदाबाद। ठीक है, ये कौन सा है आपका अहमदाबाद, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और आपको पता ही गुजरात में अहमदाबाद वाले एरिया में गांधी जी से संबंधित भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी जितनी भी विरासतें हैं वहाँ पर भी है। इसीलिए बहुत सारी जो प्राकृतिक स्थल हैं और आधुनिक भी, प्राकृतिक भी और प्राचीन भी, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का कौन सा शहर, ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा शहर सबसे पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में मिलाया गया, तो वह आपका अहमदाबाद। याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न पर्वत श्रृंखला में से दोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है किसकी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज दोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक। तो आप बताएंगे दोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी है। आप जानते हैं पर्वतों की होती हैं चोटियां, माउंटेन्स की होती है चोटियां, लेकिन पठारों की चोटी नहीं होती। तो जो पर्वत है वो छोटा पर्वत है या बड़ा पर्वत है, सभी की बच्चों चोटियां होती हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप्स है उसमें शेयर जरूर किया करो बच्चों। जितने ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में होंगे उतना आपका भी मोटिवेशन बढ़ता है और हमारा भी बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो लेकर कौन आएगा, आप ही लेकर आएंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको लेकर आइए। सभी का स्वागत है एडवांस में। तो बताइए, दोडा बेटा हाईएस्ट पीक है बच्चों नीलगिरी की। कहाँ पर, याद रखना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लोकेशन कहाँ है नीलगिरी की, आइए देखते हैं। तो ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत और ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत। तो जहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आपस में मिलते हैं, ये है आपका नीलगिरी। और इसी नीलगिरी पर्वत को हम क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन्स। इसको नीले पर्वत भी कहा जाता है। और इसी की ऊंची चोटी है आपकी दोडा बेटा। एग्जाम में खूब पूछते हैं आजकल, सिर्फ हिमालय की ऊंची चोटी नहीं या भारत की ऊंची चोटी नहीं, जितने भी दक्षिण भारत में पर्वत हैं, ठीक है ना, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, तो इनकी भी सभी की आप चोटियां याद
याद कर लेना। और मैंने क्लास में ली भी है यहाँ पर, तो रेगुलर रहिए तो आपको सारी चोटियाँ, किस पर्वत की ऊंची चोटी है, कौन से स्टेट में है, वो मैं आपको याद करवाऊंगी। तो आप याद रखना, आपको एग्जाम में जल्दी से क्रैक करना है आपको। तो जो चोटियाँ हैं साउथ में, जो भी माउंटेन्स हैं, उनकी चोटियाँ भी आप याद करेंगे। हिमालय के साथ साथ दक्षिण भारत के पर्वत की चोटी भी आप जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल एग्जाम में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज गॉट द फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया? तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक संकेत है वो किसको प्राप्त हुआ था? भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसको मिलता है? एक ऐसी किसी भी उत्पाद को मिलता है जो अपने टेस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अपनी विशेषताओं के लिए, वो टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके सॉरी जो भी इसकी एक विशेषता है उसके लिए जो दूसरी जगहों पर नहीं मिलता है, ऐसा उसकी विशेषता, तो उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो आप बताइए भारत में सबसे पहले किसको मिला था? तो इसका आंसर है, रिपीटेड है, तो इसका आंसर है आपका दार्जिलिंग की चाय। तो आपको पता ही भारत की जो चाय है पूरे विश्व में फेमस है टेस्ट के लिए। विश्व में सबसे फेमस चाय है भारत की चाय, टेस्ट के लिए। आप सभी पीते होंगे, आपको पता ही है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। और जो दार्जिलिंग की चाय है उसी को मिला सबसे पहले भौगोलिक संकेत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? Which is the largest bauxite producing state of India? तो आप बताइए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन से मिनरल्स किस स्टेट में निकाले जाते हैं वो भी आप सभी याद कर लेंगे। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो उद्योगों का आधार होते हैं और उद्योगों का विकसित ही नहीं किया जा सकता खनिजों की वजह से। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, आप याद रखेंगे, ओडिशा में। किसमें? ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरिया में यूनेस्को में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? विच डिक्लेरेशन was signed at UNESCO in Rio de Janeiro, the capital of Brazil, in the year of 1992। ये क्वेश्चन बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर मैंने हर एग्जाम में देखा हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। वो आपके टीचिंग एग्जाम हो, वो आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी में, हर तरह के जितने भी लेवल के एग्जाम है, ये उसमें हमेशा रिपीट होता है। हमेशा तो नहीं, मतलब 1-2 साल के बाद रिपीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण को बचाने के लिए है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपको याद हो गई, सेम नहीं आएगा इसी में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका रियो, ये है आपका वर्ष 1992 में हुआ, कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील की राजधानी, ब्राज़ील की राजधानी आपको याद हो गई, रियो डी जेनेरियो में हुआ। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा किया गया, लेकिन कौन सा घोषणा पत्र? तो आप बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे, लेकिन याद कर लेना एजेंडा 21। जो एजेंडा 21 है, घोषणा पत्र कब पारित हुआ या कब इस पर हस्ताक्षर किए? 1992 में, याद रखना। कहाँ पर? ब्राज़ील की जो राजधानी है रियो डी जेनेरियो में हुआ इसका, और यूनेस्को ने, क्योंकि ये किससे संबंधित है? पर्यावरण को बचाने के लिए। आप जानते हैं मानव विकास में इतना अंधा हो चुका है, उसने पर्यावरण का विनाश शुरू कर दिया है। हमें बहुत सारे सेमिनार्स करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे एजेंडाज लेकर आने पड़ रहे हैं, तो ताकि पर्यावरण को, पृथ्वी को बचाया जाए। ये 21 पेजों का एक दस्तावेज है। ये क्या है? 21 पेज है। इसमें हम क्या क्या करें पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, तो ये 21 पेजों का दस्तावेज है। कई बार अगर आपसे पूछे एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 एक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें 21 पेज है, उसमें हमने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहाँ पर लिखी गई? यहाँ पर लिखी गई, ताकि क्या क्या, कैसे कैसे पृथ्वी को बचाया जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए किस स्टार्टअप को यूएन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था? विच स्टार्टअप वाज रिसेंटली अवार्डेड 7th बाय द यूएन फॉर
इट्स बेटर एफर्ट्स टू क्लियर रिवर गंगा। तो गंगा नदी को साफ करने के लिए बेहतर प्रयास के लिए स्टार्टअप कहाँ पर शुरू किया गया, कौन सा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हेल्प अस ग्रीन, ये स्टार्टअप है, ठीक है। ये स्टार्टअप है, किससे संबंधित है? गंगा नदी को साफ करने के लिए। स्टार्टअप समझते हो, एक तरह से ये उद्योग है, छोटा सा ये उद्योग है, इंडस्ट्रीज है। इसमें क्या किया गया आप जानते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी एक पवित्र नदी है, इसमें बहुत सारे फूल वगैरह और मंदिरों में भी फूल वगैरह जो डाले जाते हैं। तो अब क्या किया, इस स्टार्टअप में जितने भी मंदिरों में या गंगा नदी में जितने भी फूल पत्ती डाले जाते हैं उसको इकट्ठा करके उससे रिसाइकलिंग करके उसको प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाएगा। आप जानते हैं जो फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, पत्तियां होती हैं, इनसे इतनी जड़ी बूटियां, इतने सारे इनके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इनसे। तो इस स्टार्टअप में हेल्प अस ग्रीन, ये स्टार्टअप है, एक तरह से कंपनी है। इसके द्वारा जितने भी भारतीय मंदिर फूल पत्ती सजे हुए हैं उनको प्रयोग किया जाएगा बिजनेस में। तो बड़ा अच्छा है, इससे गंगा नदी भी साफ होगी और जो गंगा नदी में फूल वगैरह डाले जाते हैं वो भी, उससे भी जो गंदगी फैलती है वो भी साफ होगी और एक आपका बिजनेस भी डेवलप हो सकता है। तो देखिए आप भी सोच सकते हैं ऐसा कुछ नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून जुलाई में बोई जाने और सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली फसल किस विकल्प में दी गई है? इन विच ऑप्शन आर द क्रॉप सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। तो आप जानते हैं ऐसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाए और सितंबर अक्टूबर में काटी जाए, वो कौन सी फसल है? खरीफ फसल। जून जुलाई में क्या होता है, बारिश होती है, तापमान अधिक होता है, तो जून जुलाई में हम ऐसी ही फसलों को बोएंगे जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक हो और तापमान की अधिक जरूरत पड़े। तो ऐसी फसलें इनमें से कौन सी है? चावल और कपास। धान में चावल, तो चावल और कपास को हम बोते हैं जून जुलाई में और काटा जाता है इनको सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक भी काट सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत तो विभिन्नताओं का देश है, अलग अलग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस तो आ ही जाता है। नेक्स्ट, ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे अधिक होता है? Whose has the most ozone depletion? आप बताएंगे पृथ्वी के किस हिस्से में, महासागरों पर, ध्रुवों पर, कटिबंध पर या फिर भूमध्य रेखा पर जो ओजोन छिद्र है, ओजोन होल है, वो सबसे ज्यादा पाया गया है? तो आप जानते हैं ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए ओजोन को हम बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। तो आप ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो ओजोन होल हुआ वो पृथ्वी के किस हिस्से में देखा गया? तो आप जानते हैं ध्रुवों के पास। कैसे? आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? ये दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा दक्षिणी ध्रुव है? यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाया गया सबसे पहले फोरमन ने, डॉक्टर फोरमन ने ओजोन छिद्र की, ओजोन होल की बात की, ठीक है। और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। तो याद रखना दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले ओजोन छिद्र या ओजोन गैस की कमी को नोट किया गया। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो आप बताइए 2011 के अनुसार ही आपको बतानी है और डेटा तो आपको आपने नोटिस किया होगा। तो पॉपुलेशन से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉपुलेशन से, क्लासिकल डांस से, फेस्टिवल से, तो ऐसे टॉपिक आप याद कर लेंगे। तो आप याद रखना अरुणाचल राज्य में जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जिसमें सूर्योदय सबसे पहले होता है और जिसमें सूर्य अस्त जो रात होती है वो भी सबसे पहले होता है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। कब? 2011 में। अधिक भी हो सकता है। आप ये तो जानते हैं जनसंख्या जो चीजें बदलती हैं पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किस का उदाहरण है? सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सैंडस्टोन क्या है? चूना पत्थर क्या है बताइए? चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? आप जानते हैं हमारी पूरी पृथ्वी चट्टानों की बनी हुई है और चट्टानें होती हैं 3 तरह की। आग्नेय चट्टान जिनको हम प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, अवसादी चट्टान, और तीसरे नंबर की है रूपांतरित चट्टान। तो आप बताएंगे जो सैंडस्टोन है ये है आपकी तलछट, अवसादी, तलछटी चट्टानों को या सेडिमेंट्री रॉक्स को हम, देखो इसको हम तलछट्टी भी बोल सकते हैं, इसको हम अवसादी भी बोल सकते हैं, उसको हम सेडिमेंट्री भी बोल सकते हैं। तो इनमें से सेडिमेंट्री है आपकी ये, ठीक है। रूपांतरित चट्टान कौन सी होंगी? जो दाब और ताप की वजह से अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे आप देखिए जैसे आप हैं वैसे हैं, लेकिन अगर आप 10 दिन तक धूप में खड़े हो गए तो आपका भी रूप परिवर्तन हो जाएगा, या अगर हम किसी चट्टान के नीचे दबे रहे तो भी हमारा रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो जब कोई भी चट्टान दाब और ताप की वजह से अपना रूप परिवर्तित कर ले वो रूपांतरित चट्टान। जब तलछटी अवसादी चट्टान हम किसको कहेंगे? जब नदी
नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमनदों के द्वारा कोई चट्टान काट काट कर दूसरे स्थान पर लाकर डिपॉजिट किया जाए, दूसरे स्थान पर जमा कर दी जाए, उसको तलछटी या अवसादी चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा सबसे पहले बनती हैं, पृथ्वी के अंदर से निकलकर पिघल कर बाहर आएंगी अग्नि की तरह। आप जब देखती हैं जब मैग्मा बाहर निकलता है वो अग्नि की तरह लाल ही होता है, तो उससे जो बनने वाली जो पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान बनती है वो है आपकी आग्नेय चट्टान। तो ये थे बच्चों आज की क्लास के आपके क्वेश्चन, और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रेगुलर रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आपको जीडी एग्जाम इसी बार क्रैक करना है तो रेगुलर बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन के आंसर जरूर करें। जो भी बच्चे बाद में क्लास देखते हैं तब भी आप कमेंट किया करो कनेक्टिविटी के लिए, या कोई डाउट है या पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन है, तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपके सारे कमेंट पढ़ेंगे और उसका आंसर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड लक, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।